बैयर रोड भरवेली में दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से 3 युवक घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल एक युवक की मौत हो गई। यह सड़क दुर्घटना 7 जनवरी की रात्रि करीब 9:30 पर हुई। मृतक युवक रोशन पिता भारत लाल देहारी 19 वर्ष वार्ड नंबर 2 भरवेली निवासी है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक शैलेश पिता सुखलाल दमाहे 28 वर्ष वार्ड नंबर 14 भरवेली निवासी को जिला अस्पताल से गोंदिया रेफर कर दिया गया है। वहीं एक अन्य घायल युवक सौरभ पिता सुद्धलाल पंचेश्वर 23 वर्ष वार्ड नंबर 10 भरवेली निवासी का जिला अस्पताल में इलाज किया गया, जिसे मामूली चोट आई थी। जिला अस्पताल पुलिस ने इस युवक की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोशन देहारी सरदार पटेल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, जिसके परिवार में मां गीताबाई और वे 2 भाई एक बहन है, जिसके पिता की 12 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है। 5 जनवरी को रोशन का जन्मदिन था। रोशन अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाता था। 7 जनवरी को शाम को रोशन अपने घर से जन्मदिन मनाने के लिए मोटरसाइकिल से बालाघाट बाईपास रोड आया था। वहां पर रोशन का दोस्त सौरभ पंचेश्वर के अलावा अन्य युवक भी थे, जिन्होंने बाईपास रोड पर एक ढाबा में अपने जन्मदिन मनाए, जहां उन्होंने बियर भी पी थी। रात्रि 9:30 बजे करीब रोशन सौरभ पंचेश्वर के साथ मोटरसाइकिल में अपने घर भरवेली आ रहा था। मोटरसाइकिल रोशन पंचेश्वर चल रहा था। भरवेली में अशोक पंचेश्वर की दुकान के ठीक सामने हीरापुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने सौरभ पंचेश्वर की मोटरसाइकिल को ठोस मार दिए। दोनों मोटरसाइकिल के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत में रोशन और अन्य मोटरसाइकिल में सवार शैलेश दमाहे के अलावा सौरभ पंचेश्वर भी घायल हो गया। तीनों घायल को किसी वाहन से जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर ने रोशन को मृत घोषित कर दिए। रोशन की जिला अस्पताल लाते समय ही मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल युवक शैलेश दमाहे को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, किंतु परिवार के लोगों ने उसे गोंदिया के अस्पताल में भर्ती किए हैं। इस दुर्घटना में सौरभ पंचेश्वर को मामूली चोटें आई, जिसका प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में किया गया। 8 जनवरी को जिला अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी शिवदयाल पटले, प्रधान आरक्षक महेंद्र मर्सकोले ने मृतक रोशन की लाश पंचनामा कार्यवाही पश्चात उसके परिजनों को सौंप दिए और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना भरवेली भिजवा दी है। बारासूनी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गर्रा में एसबीआई के एटीएम में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों द्वारा लोहे काटने की कटर मशीन से एटीएम मशीन को काटकर वहां से नगद 10,85,000 रुपए पार कर दिए। इस घटना की पुलिस को जानकारी लगने के बाद पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गर्रा के चौक पर एसबीआई की एक एटीएम मशीन लगाई गई है, जिसमें 7 जनवरी की बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा कटर मशीन के माध्यम से एटीएम को काटकर उसे नगद रुपए पार कर लिए गए, जिसकी जानकारी 8 जनवरी को जैसे ही पुलिस के आला अधिकारियों को लगी, उसके बाद पुलिस अधीक्षक स्वयं घटना स्थल गर्रा चौक पहुंचे, जहां पर उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा एटीएम मशीन में पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर द्वारा बताया गया कि उन्हें जैसे ही पता चला कि ग्राम पंचायत गर्रा में अज्ञात चोरों द्वारा एसबीआई की एक एटीएम मशीन में लोहे काटने की मशीन के माध्यम से एटीएम मशीन को काटकर नगद पार कर लिए गए हैं। यह घटना संभवतः 7 जनवरी की रात्रि 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में घटी है, जिसमें उन्होंने घटना को कारित किया है। वहीं उन्हें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक व्यक्ति एटीएम मशीन के अंदर जाते हुए नजर आया है, जिसमें वह अपने साथ कटर मशीन को लेकर एटीएम मशीन के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि वह सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस मामले की जांच कर खुलासा किया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि पहले हुई बालाघाट में एटीएम मशीन में चोरी की घटनाओं को भी ध्यान में रखते हुए ही जांच की जाएगी। वहीं वारासिवनी थाने में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संभवतः बताया जा रहा है कि एटीएम मशीन से 10,85,000 रुपए अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी किए गए हैं।
एटीएम मशीन में हर दिन गार्ड की ड्यूटी लगाई जाती थी, किंतु कल वह ड्यूटी पर नहीं था, जिसका फायदा अज्ञात चोरों के द्वारा उठाया गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों द्वारा गर्रा स्थित एटीएम मशीन को लोहे काटने की मशीन का सहारा लेते हुए एटीएम मशीन को काटकर उसके अंदर से लाखों रुपयों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि यह एटीएम मशीन लालबर्रा रोड पर स्थित है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से एटीएम मशीन में सुरक्षा की दृष्टि से हर एटीएम मशीनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, किंतु अज्ञात चोरों द्वारा एटीएम मशीन में चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी कैमरे के तारों को काटकर घटना को अंजाम दिया गया है, जिससे वह अपने आप को सीसीटीवी कैमरे से बचा सके। वहीं पुलिस द्वारा चोरी के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि भले ही अज्ञात चोरों द्वारा एटीएम मशीन के अंदर के सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए गए हो, किंतु बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में एटीएम मशीन के अंदर एक व्यक्ति कटर मशीन को लेकर जाते हुए एटीएम मशीन में दिख रहा है। जैसे ही पुलिस को गर्रा स्थित एटीएम मशीन की चोरी की घटना की जानकारी लगी, उसके बाद से ही पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौक चौराहों एवं गर्रा स्थित लगे कैमरों की मदद लेकर अज्ञात चोरों को खंगाल में पुलिस जुट गई है। चोरी की घटना हुई, कब की घटना है सर, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, संभवतः कल रात के घटनाक्रम समझ में आ रहा है। जो अभी तक हम लोगों को जानकारी लगी उसमें ये पता चला है कि रात के करीबन 2 से 4 साढ़े 4 बजे के आसपास गर्रा एटीएम कटिंग कर चोरी की गई है, जिसमें एक व्यक्ति गर्रा एटीएम में जाते हुए और चोरी करते हुए उसमें कटिंग के साथ सामान के साथ में जाते हुए दिखा है। अभी वर्तमान में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पूर्व में भी बालाघाट में जो एटीएम कटिंग की घटना हुई उनको भी देखा जा रहा है और सभी बिंदुओं पर पहलों पर जांच कर जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। प्रथम दृष्टया चूंकि अपराध घटित हुआ, थाना वारासिनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया। कितनी राशि हुई सर एटीएम में? एटीएम में लगभग 10,85,000 के आसपास की राशि इनके द्वारा बताई गई है, जो एसबीआई के मैनेजर उनके द्वारा बताई गई है। लालबर्रा नगर मुख्यालय स्थित राजा भोज जैविक एवं प्राकृतिक कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स में 36 वर्षीय राजकुमार मात्रे की फांसी पर लटकी पुलिस ने सोमवार की प्रातः 8 बजे लाश बरामद की है, जिसका शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा निवासी 38 वर्षीय राजकुमार पिता शिवचरण मात्रे का मकान राजा भोज जैविक प्राकृतिक कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स लालबर्रा के पीछे सब्जी मार्केट में है, जिसकी जनरल स्टोर्स की दुकान भी मकान से कुछ दूर स्थित था, जिसका संचालन करता था और विगत माह से मंडी कॉम्प्लेक्स में बने एक कमरे में रहता था। अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ एवं कुछ दिनों से किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था, जो 7 जनवरी की सुबह से बिना बताए कहीं चले गया था, जो देर रात्रि तक घर वापस नहीं आया, जिसकी परिजनों ने पतासाजी भी किए परंतु कहीं कुछ पता नहीं चला। 8 जनवरी को प्रातः 7 बजे निजी मकान के सामने नवनिर्मित राजा भोज जैविक प्राकृतिक कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स के कमरे जहां पूर्व में रहता था, उस कमरे में फांसी पर लटका हुआ राजकुमार को देखा गया, जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसकी जानकारी तत्काल लालबर्रा पुलिस को दी गई। वहीं राजकुमार मात्रे की फांसी पर लटकी लाश मिलने की जानकारी उसके परिजनों व ग्रामीणजनों को लगी तो घटना स्थल पर देखने वालों की भीड़ लग गई, जिसके बाद थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा के निर्देश पर उपनिरीक्षक विजय सिंह बघेल पुलिस बल के साथ घटना स्थल पहुंचकर परिजनों व ग्रामीणों की मदद से फांसी पर लटकी लाश को नीचे उतारकर पंचनामा कार्यवाही करने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां चिकित्सक के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद मृतक व्यक्ति राजकुमार मात्रे का शव उसके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि लालबर्रा निवासी 38 वर्षीय राजकुमार मात्रे का विगत माह पूर्व परिवार से मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद वह अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ किराए के कमरे में रह रहा था और सब्जी मार्केट में जनरल स्टोर्स की दुकान संचालित कर परिवार का पालन पोषण करता था एवं मानसिक तनाव में भी रहता था, जिससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या की होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस कारण से राजकुमार की मौत हुई है, परंतु पुलिस ने प्रथम दृष्टया में पाया है कि फांसी लगाने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दूरभाष पर चर्चा में उपनिरीक्षक विजय सिंह बघेल ने बताया कि लालबर्रा कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स के पीछे निवासरत 38 वर्षीय राजकुमार मात्रे की लाश फांसी पर लटकी हुई मंडी कॉम्प्लेक्स से बरामद की है और बताया जा रहा है
कि परिवार से मामूली विवाद होने के बाद वहां अपने परिवार के साथ अलग किराए के कमरे में रहता था, जिससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि मानसिक तनाव के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या की होगी और प्रथम दृष्टया फांसी लगाने से मौत होना पाया गया है एवं मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। जिस प्रकार से जिले में पहले से संभावित कुछ ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है एवं जिस प्रकार सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसी तरह अब गर्रा ओवरब्रिज में BK9 ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए 8 जनवरी को संबंधित निर्माण एजेंसी ने बड़ी मशीन लाकर निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से जिले में कुछ ओवरब्रिज निर्माण कार्य स्वीकृत हो गए हैं, वह अब धीरे धीरे शुरू होना भी चालू हो गए हैं। जिस प्रकार से सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और इसमें फेज 2 का काम कंप्लीट होकर फेज 1 की ओर से काम शुरू कर दिया गया है, उसी प्रकार अब गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर पहले से स्वीकृत BK9 ओवरब्रिज का भी निर्माण कार्य संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिसमें गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाला लगभग 700 मीटर का यह ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अब शुरू कर दिया गया है। वहीं जब 8 जनवरी को संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा यहां पर ओवरब्रिज बनाए जाने को लेकर मशीन लाकर फाउंडेशन बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसकी एक झलक 8 जनवरी को शंकर घाट की ओर से देखने को मिली, जबकि इसके पूर्व में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा यहां पर बनने वाले ओवरब्रिज के लिए सड़कों का निरीक्षण पहले ही कर लिया गया था और रूट डायवर्जन की बात भी यहां पर अधिकारियों द्वारा कही गई थी। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही नगर पालिका द्वारा गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले ओवरब्रिज को देखते हुए यातायात को डाइवर्ट करने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी और संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि शंकर घाट स्थित रोड का अतिक्रमण हटाकर यहां से रिंग रोड बनाई जाएगी, जिसका कार्य इन दिनों तेजी से चल भी रहा है और बड़े वाहनों के लिए डेंजर रोड की ओर से यातायात डाइवर्ट किया जाएगा एवं शहर की ओर आने वाले छोटे वाहनों के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यातायात को डाइवर्ट कर रिंग रोड के माध्यम से व्यवस्था बनाई जा रही है। इस संबंध में हमारे द्वारा सेतु विभाग के SDO अर्जुन सिंह सनोडिया से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर BK9 ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जिसकी लगभग 700 मीटर की लंबाई है और इसमें यह सीधा बनने वाला ओवरब्रिज है, जिसके लिए संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा मशीनों को लाकर फाउंडेशन बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही यहां से ओवरब्रिज निर्माण का कार्य तेजी से होता हुआ भी देखने मिलेगा। शुरुआत का समय है, इसलिए अभी फाउंडेशन बनाने का काम शुरू हुआ है। वार्ड नंबर 21 सोगापत में 17 नवंबर की देर रात्रि एक मकान की छत में वार्ड नंबर 6 निवासी 32 वर्षीय युवराज पिता अर्जुन राठौर का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसकी हत्या किए जाने का आरोप मृतक के परिजनों द्वारा लगाया गया था। जहां कथित हत्या वाले इस मामले में पुलिस अब तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। जहां किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना तो दूर की बात, अब तक यहां तक तय नहीं हो पाया है कि प्रेमी युवक युवराज ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या कर लाश फेंकी गई है। हालांकि मृतक युवराज राठौर के परिजन लगातार इसे एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या बता रहे हैं। जहां परिजनों ने मृतक युवराज की प्रेमिका उसके परिजनों पर युवराज को प्रताड़ित कर उससे पैसों की मांग करने, झूठे केस दर्ज में फंसाने की धमकी दिए जाने के साथ साथ उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं आज 8 जनवरी को SP कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कर वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग की है। जहां ज्ञापन के दौरान परिजनों ने कोतवाली पुलिस द्वारा किसी प्रकार का सहयोग न किए जाने का आरोप लगाते हुए मृतक युवराज की प्रेमिका पर हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें इंसाफ दिए जाने की गुहार लगाई है। आपको बताएं कि 17 नवंबर की रात्रि बहर चौकी वार्ड नंबर 6 निवासी युवराज पिता अर्जुन राठौर अपने भाई अन्नू राठौर से करीब 700 रु फोन पर ऑनलाइन मंगाकर अपनी कथित प्रेमिका से मिलने सोंगापत गया था, जो देर रात्रि तक घर वापस नहीं लौटा।
जहां किराए के एक मकान में रहने वाली युवराज की कथित प्रेमिका ने 17 नवंबर शुक्रवार की रात्रि करीब 11:30 बजे मृतक की मां संतोषी बाई राठौर को फोन पर सूचना दी कि उनके पुत्र युवराज ने उसके घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसका शव आकर चुपचाप ले जाने के लिए कहा। जहां कथित प्रेमिका मृतक की मां से किसी प्रकार का शोर शराबा न करते हुए चुपचाप शव को अपने साथ ले जाने की बात कही थी। जब युवराज के परिजन मौका स्थल पर पहुंचे तो कथित प्रेमिका वहां नहीं थी। वहीं उसके कमरे में ताला लगा था। जहां जहां बार बार फोन करने पर उसका मोबाइल नंबर बंद बता रहा था। इसी बीच युवक के परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर जब मकान की छत की तलाशी ली तो वहां युवराज का शव संदिग्ध पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिस पर मृतक युवक के परिजनों ने युवराज की हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। वहीं युवराज की हत्या उसकी प्रेमिका और प्रेमिका के परिजनों किए जाने का दावा किया था। इस मामले को 52 दिन बीत जाने पर भी कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसा आरोप लगाते हुए मृतक युवराज के परिजन सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने युवराज की कथित प्रेमिका और प्रेमिका के परिजनों पर 302 हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें इंसाफ दिए जाने की मांग की है। एसपी कार्यालय आए थे कि हमें हमारे बेटा का देहांत मर्डर हो गया वोटिंग के दिन 11 बजे रात में 17/11/2023 को। इसकी एफआईआर हमने पुलिस कोतवाली में किया गया था। जब से लेके अभी तक हम पुलिस के और एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, अभी तक हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ऊपर से और जाते हैं पूछने तो बोलते हैं कि वो अपराधी, तुम्हारा बेटा तो खुद अपराधी है, तुम्हारे घर क्या अपराध करेंगे, ऐसा धमकी देते हैं हमको। और उन लोगों से कोई पूछताछ नहीं की गई। और उसने हमको फ़ोन करके बताई थी पूजा शर्मा कि तुम्हारा बेटा मर गया, उसकी लाश आकर ले जा लो, पीछे के दीवार कूद कर ले जाना और कोई प्रकार की कोई हल्ला दंगा नहीं करना, पुलिस कार्रवाई करोगे तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हमने 100 नंबर पर फ़ोन लगाए और आकर पुलिस द्वारा हमको तक के लाश बरामद किया गया। ये बताइए कि एफआईआर दर्ज हुई है कि आवेदन दिए हैं? एफआईआर दर्ज हुई थी। ओके। अभी तक अपराधियों को थाने में बुला के पूछताछ करके छोड़ दिए, जबकि वो पूजा शर्मा पूर्व में जेल में लड़की को, अपने घर के सामने की नाबालिग लड़की को बेच के जेल में 8 महीने रह के जेल काट के आई। अभी ये बताइए कि कहाँ है वो जिसके आप आरोप इसकी जानकारी हमारे को नहीं है। इसकी जानकारी पुलिस को थी, पुलिस ने इनसे पूछताछ करके क्या इनका लेन देन हुआ हमको नहीं मालूम। इन दिनों नगरपालिका बालाघाट द्वारा बकायेदारों से वसूली करने के लिए उनके नामों को सार्वजनिक करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पहले ही दिन नगरपालिका द्वारा 16 बड़े बकायेदारों के नाम शहर में बैनर पोस्टरों के माध्यम से सार्वजनिक किया गया था, जिसमें प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिशा डेहरिया द्वारा बताया गया था कि दूसरे दिन वह 50 नामों को सार्वजनिक करेंगी, किंतु कुछ बड़े बकायेदारों द्वारा नगरपालिका में कर लाकर जमा कर दिया गया है, जिसके बाद अब 50 में से 38 बकायेदारों के नाम 9 जनवरी को सार्वजनिक किया जाएगा। आपको बता दें कि इन दिनों शहर में नगर पालिका बालाघाट की कर वसूली चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई भी शहर में बैनर फ्लेक्स को देखकर नगर पालिका की कर वसूली की ही चर्चा कर रहा है। यह काम प्रभार पर आई मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिशा डेहरिया द्वारा नगर पालिका बालाघाट की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। भले ही वह कम समय के लिए बालाघाट नगर पालिका का प्रभार ली हुई है, किंतु उन्होंने कर वसूली के लिए बकायेदारों का नाम सार्वजनिक करने का कार्य किया है, जबकि इसके पहले बहुत सारे नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी आए, पर उन्होंने कर वसूली के लिए बकायेदारों के नाम सार्वजनिक करने की महज बात ही की थी। किंतु दिशा डेहरिया द्वारा बकायेदारों को सबसे पहले 3 दिन का समय दिया गया और उसके बाद दिए गए समय पर बकायेदारों द्वारा नगर पालिका में कर लाकर जमा नहीं किया गया, तो उन्होंने पहले 16 नाम और उसके बाद 50 नाम की सूची तैयार की, जिसमें में कुछ बकायेदारों द्वारा अपने नाम सार्वजनिक होने से बचने के लिए नगर पालिका में कर लाकर जमा भी किया गया है एवं नगर पालिका को 1 सप्ताह में 25 से 30 लाख रुपए की वसूली भी प्राप्त हुई। वहीं नगर पालिका की प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बताया गया कि वह सतत ही बकायेदारों की सूची बनाकर शहर के चौराहों पर बैनर के माध्यम से लगाने का कार्य करती रहेगी। 9 जनवरी को पुनः 38 नाम को सार्वजनिक करने का काम उनके द्वारा किया जाएगा।
वहीं यदि जो बकायेदारों नाम सार्वजनिक होने के बाद भी राशि लाकर जमा नहीं करते तो उनकी कुर्की कर नगर पालिका द्वारा उनसे करों की वसूली करने का काम करेगी। कर वसूली को लेकर आपके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, नाम भी चस्पा किए गए, अब तक कितनी वसूली आई है? आज हमारी लगभग 6.25 लाख रुपए की वसूली हुई है और यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आज हमने जो करदाताओं की लिस्ट तैयार की है वो लगभग 41 लोगों की सूची है। उनमें से 3 लोगों के द्वारा भी चेक के माध्यम से राशि जमा की गई है। तो 3 नाम अगर छोड़ के हम देखें तो 38 लोग और शेष बचे हैं जिनके हम नाम आज चस्पा करेंगे देर रात तक। मैम, इसमें ये भी बात आ रही है कि अभी आपने 1 लाख तक की ही लोगों की सूची लगी, उससे अधिक राशि वाले भी जो लोग हैं क्या उनको भी चस्पा किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 1 लाख के ऊपर जितने भी अधिक राशि वाले करदाता थे उनके नामों की सूची तैयार की गई थी, लेकिन उनके द्वारा चेक के माध्यम से राशि जमा करने के कारण उनके नाम विलोपित किए गए हैं। अब तक कितनी वसूली मैम आप लोग कर चुके हैं? लगभग 1 हफ्ते में हमने 25 से 30 लाख के अंदर वसूली कर ली है। हम कुछ लोग ऐसे भी जो नाम चस्पे बाद भी अगर वसूली नहीं करेंगे तो फिर आगामी क्या कार्रवाई की जाएगी? नियम अनुसार कुर्की की कार्रवाई करेंगे और अगर दुकानें हैं तो दुकानें सील करने की कार्रवाई हम करेंगे। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कायदी में 4 दिवसीय ऑल इंडिया वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन लगातार 7 वर्षों से किया जा रहा है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ग्राम कायदी में 4 जनवरी से ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन 8 जनवरी को किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ग्राम कायदी में 4 जनवरी से ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन कर जिसका समापन 7 जनवरी को किया गया, जिसमें महिला वर्ग में फाइनल मैच कोलकाता और पुणे के बीच खेला गया, जिसमें कोलकाता ने पुणे को 1 पॉइंट के अंतर से हराकर विजय हासिल की। इस स्पर्धा में पुरुष वर्ग से CIF रांची, केरला एयरफोर्स, कर्नाटक एकेडमी, तमिलनाडु पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, कामठी आर्मी नागपुर, BSF जालंधर, सिकंदराबाद रेलवे की टीम शामिल होकर खेल के जौहर दिखा। वहीं महिलाओं वर्ग में मदुराई तमिलनाडु, तमिलनाडु पुलिस, नागपुर, रायपुर, कलकत्ता, दिल्ली, आसाम, आगरा और पुणे की महिला टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 7 जनवरी को हुए महिलाओं के फाइनल मैच में कलकत्ता ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन कर पुणे की टीम को 3.2 के अंतर से हराकर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। रविवार को हुए इस रोमांचक मुकाबले में विजेता एक समय कलकत्ता की टीम एक समय आसान जीत की ओर दिखाई दे रही थी, लेकिन पुणे की टीम ने शानदार प्रदर्शन के दम पर कलकत्ता की टीम के पसीने छुड़ाकर एक समय मैच को बराबरी पर लाकर खड़े कर दिया। लेकिन अंतिम समय में कोलकाता ने अपने अनुभव के दम पर पुणे की टीम को मात देकर महिला वर्ग की विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। आयोजित इस खेल के महिलाओं के फाइनल में बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे, वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के विधायक विवेक विक्की पटेल, सरपंच श्रीमती रेखा जितेंद्र नगरड़े, जनपद सदस्य जितेंद्र उर्फ जीतू राजपूत, सुदेश गुड्डू सोनी, नरेश वागडे, विजेंद्र दमाहे, मुकेश नगरड़े, राहुल बसेने सहित आयोजन के पदाधिकारी सदस्य एवं ग्रामीण जन मौजूद रहे। विधायक विवेक पटेल ने कहा कि कायदी में हर वर्ष होने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट की एक अलग ही पहचान है। बीते 8 वर्षों से लगातार यहां टूर्नामेंट हो रहा है। मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन से हम बात करेंगे कि प्रदेश की सभी टीमें अगली बार यहां आए और अपने खेल के जौहर दिखाएं। श्री पटेल ने ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आप लोगों के द्वारा चुनाव दौरान मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। इस ग्राम में आप जो भी काम बोलोगे सभी कामों को प्राथमिकता के साथ करवाए जाएंगे, काम होंगे, कोई भी काम नहीं रुकेगा। आपको मेरे से मिलने वारासिवनी नहीं आना पड़ेगा, मैं खुद आपके पास चलकर काम पूछने आऊंगा कि क्या काम करवाना है।
वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम नेवरगांव मुख्य मार्ग पर स्थित उरकुड़े ज्वेलर्स में सोने चांदी के आभूषण सहित नगद राशि पर 6 से 7 जनवरी की दरमियान रात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों द्वारा दुकान के शटर को जैक लगाकर उठाया गया था, जिसके अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें अज्ञात चोरों के द्वारा करीब 7 लाख रुपए कीमत के जेवरात की चोरी की गई है। पुलिस ने मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ भादवी की धारा 457-380 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम नेवरगांव में 32 वर्षीय आशीष पिता स्वर्गीय पूरनलाल उरकुड़े के द्वारा सोने चांदी की दुकान का संचालन मुख्य मार्ग पर किया जाता है, जहां वह प्रतिदिन के अनुसार 6 जनवरी की रात 8 बजे अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे, जो घर में परिवार के साथ भोजन कर रात्रि में सोए हुए थे। तभी प्रातः 4 बजे ग्राम के व्यक्ति के द्वारा फोन कर दुकान का शटर खुला होने की जानकारी दी गई, जिस पर आशीष तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ था, जिसकी जानकारी उन्होंने तत्काल 100 डायल और वारासिवनी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौका निरीक्षण कर जांच प्रारंभ कर दी। वहीं सीसीटीवी कैमरे में भी चोर कैद हो गए। इसमें पुलिस के द्वारा अपराध दर्ज कर अज्ञात चोरों की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है। विदित होगी, अज्ञात चोरों के द्वारा उक्त चोरी की वारदात करने के लिए सफेद रंग की अर्टिका कार जो उत्तर प्रदेश पासिंग की थी, उससे आए हुए थे। जो 4 लोग थे, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे बंद करने के लिए दुकान के बाहर लगे मीटर के ग्रिप निकल लिए, ताकि सीसीटीवी और पूरी विद्युत बंद हो जाए। उसके बाद शटर खोलकर अंदर गए तो लाइट चालू थी, क्योंकि पड़ोस में इन्वर्टर का कनेक्शन दुकान में था। वहीं सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी पड़ोस के घर में लगा हुआ था, जिसके कारण उन्होंने कैमरा चालू देख हाथ में जो लगा वह सामान उठाकर डीवीआर को ढूंढे, जो नहीं मिलने पर जल्द मौके से फरार हो गए। चोरों के द्वारा दुकान से सोने के जेवरात करीबन 45 किलोग्राम सहित अन्य सोने चांदी का सामान दुकान से चोरी हो गया है। दूरभाष पर चर्चा में बताया कि मामले में जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। अगस्त बढ़ा दी गई है। रात्रि में घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है।